Welcome to Global Education, Social Studies, Standard 9, Gujarat State Board of School Textbooks, Chapter 16, Climate। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक के हमारे सारे चैप्टर्स देखे होंगे, सुने होंगे और समझे भी होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो आपने उनको शेयर और सब्सक्राइब भी करा होगा, लाइक भी करा होगा, आपने कमेंट्स भी दिए होंगे। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी उसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे के भी हमारे वीडियोस जो भी हम निकालेंगे वो आपको मिलते रहे। साथ में आप आपके कमेंट्स भी दीजिए, हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कर पाते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। तो चलिए आइए चैप्टर के साथ हम शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट जो है ना, वो एक जगह के साथ एसोसिएटेड होता है। अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कैसा सीज़न चल रहा है, समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, क्या कौन सा सीज़न चल रहा है, उसके साथ में एसोसिएटेड होता है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में उसका उस रीजन में, उस एरिया में, उस लोकेशन पे वेदर कैसा रहा है, क्या उसका लॉन्ग टर्म में उसका अगर जो भी टेम्परेचर रहा है, जो भी रेनफॉल रही है, जो भी कुछ रहा है, उसका एवरेज निकाल के लॉन्ग पीरियड में, कई सालों का एवरेज, एक दिन का, 2 दिन का नहीं, कई सालों का एवरेज निकाल के वो डिटरमिन होता है क्लाइमेट। जनरली क्लाइमेट जो है ना 35 इयर्स और उससे ज़्यादा का एवरेज लेके डिटरमिन किया जाता है कि कौन सा मौसम चल रहा है इधर, कौन सा सीज़न चल रहा है इधर। जैसे समर, विंटर, रेनी, ऐसे कौन सा सीज़न चल रहा है। तो ये जो है, अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो इसको कहें डेफिनेशन, या इसको प्रॉपर वर्ड्स में कहें, climate is an average of long-term atmospheric condition of a place। वहीं अगर हम वेदर को देखें तो वेदर इज़ एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो थोड़े टाइम में ही जो चेंजेस हो जाते हैं वो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस होते हैं वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वेदर जो है दिन में बदल भी सकता है, तेज़ धूप से बरसात भी हो सकती है और तेज़ हवाओं से ठंड भी पड़ सकती है उसके बाद में। तो एक ही दिन में वेरी हॉट, फिर रेनी, और फिर उसके बाद में ठंडक का टेम्परेचर भी दे सकता है। तो वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है उसी जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही सिटी में, एक ही जगह पे वेदर चेंज कर सकता है, ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही। तो इस तरीके से वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म का है। वेदर जो है डेली अलग रहता है, डेली क्या दिन में भी चेंज होता रहता है, किसी भी टाइम ड्यूरिंग द डे भी चेंज हो सकता है। वेदर कंडीशंस किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे, एयर प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कितना है हवा में, रेन, फॉग, क्लाउड्स, इस तरह की कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कई दफ़े वो साइक्लोन्स भी आ जाते हैं, वो भी चेंज कर देते हैं वेदर को। तो वेदर जो है वो डेली चेंज होता रहता है। ये हमारे को कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है, ये जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हमारे को कब सीड बोना है, कब उसको पानी से बचाना है। अगर हमारा क्रॉप जो है, हमारी फसल जो है तैयार होने लगी है या तैयार होने की कगार पर ही है, तो उसको पानी से बचाना है, रेन से बचाना है। और अगर हम बोने लगे हैं तब तो मेरे को अच्छा है कि अगर बरसात हो जाए। तो इस तरीके से वेदर कंडीशन देख के हम हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं, खेती बाड़ी के काम, वो भी करते हैं। और इंडिया तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डाइवर्स है, और इसमें आपको सारी डाइवर्सिटी का तो पता ही है कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। रीजन की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, स्टेट की डाइवर्सिटी, कास्ट की, क्रीड की,
लैंग्वेज की, अरे जितनी ढूंढो उतनी डाइवर्सिटी है। और ये ऊपर से मौसम और क्लाइमेट, मतलब वेदर और क्लाइमेट की डाइवर्सिटी भी आ गई। डाइवर्सिटी में और एक चीज़ का एडिशन हो गया। चलिए, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो सीजन्स चेंज होते हैं, वो मॉनसून की वजह से भी चेंज होते हैं। अब मॉनसून वर्ड कहाँ से आ गया भैया? मॉनसून वर्ड आपने इतनी बार सुना है बचपन से लेके आज तक। मौसम वर्ड है अरबिक का वर्ड मौसम, और मौसम से मौसम बना, तो मौसम से मानसून बना। और मानसून जो है वो इफ़ेक्ट करता है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार यानी कि बर्मा। इस तरह से सारी की सारी एशियन कंट्रीज़ में मानसून इफ़ेक्ट करता है। मानसून कैसे आता है? मानसून जो आता है वो डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज होती है, और डायरेक्शन ऑफ विंड जो चेंज होती है उसके साथ में वो मॉइस्चर भी लेके आती है या नहीं लेके आती है। तो इस तरीके से मानसून की वजह से पूरा क्लाइमेट इंडिया का चेंज होता रहता है। अभी हमने ये तो बात कर ली कि भैया ये इतने सारे चेंजेस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, 100 ईयर्स। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 140 साल में इतना गर्म दिन नहीं आया था, इस बार इतना गर्म दिन आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि इस पिछले 50 सालों में, 60 सालों में इतनी बरसात नहीं हुई थी, आज इतनी बरसात हो गई एक ही दिन में कि वो एक 60 सालों का, 80 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तो ये डाटा कोई तो रखता होगा, कोई तो काम करता होगा इस डाटा के ऊपर कि कब कहाँ किस शहर में कितनी बरसात हुई। और सिर्फ एक शहर नहीं, इंडिया में कितने सारे शहर हैं, कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में कितने सारे शहर हैं। तो कोई ना कोई तो डाटा रखता होगा। ये डाटा रखा जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, ये स्थापित किया गया था 1875 में कोलकाता में। स्थापित मतलब स्टार्ट किया गया था 1875 कोलकाता में, और उसके बाद में इसका जो मेन ऑफिस था वो पुणे में था 2005 तक। उसके बाद में इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, और इसका 6 मेन ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस जो हैं चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर में। और उसके अलावा हर स्टेट के कैपिटल में इसका एक ऑफिस रहता है। और इसने अपनी ऑब्जर्वेटरीज़ जो है, ऑब्जर्वेशन स्टेशंस जो हैं, वो पूरे इंडिया में तो इस्टेब्लिश करी हुई हैं, साथ में अंटार्कटिका तक जाके इस्टेब्लिश करी हुई हैं। और इन सारे जो इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं, वहाँ से जो वेदर फोरकास्ट जो ये ऑब्ज़र्व करता है, उसके अनुसार ये बनाता है वेदर फोरकास्ट। और वो वेदर फोरकास्ट जो है ये पब्लिश भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। आपने बहुत दफ़े देखा होगा कि बहुत दफ़े क्या, आप रोज़ ही देख सकते हो कि आपके टीवी में, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में वेदर टुडे या मौसम आज का, या इस तरीके से कुछ कुछ प्रोग्राम, कुछ कुछ कटिंग्स, कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं। फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में भी रोज़ आता है। मॉनसून कहाँ तक पहुँचा, शीतलहर कहाँ तक पहुँची, शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव कहाँ तक पहुँची, हीट वेव कहाँ तक पहुँची, हीट वेव से इतने लोग मर गए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट भी करता है कि यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा ऑरेंज अलर्ट है आज रेड अलर्ट है, आज ऑरेंज अलर्ट है, आज ये अलर्ट है, आज वो अलर्ट है। तो वो सब चीज़ें भी यही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम डिपार्टमेंट जो है वही करता है। और वो अपना डेली न्यूज़ में, वेदर में अपना फोरकास्ट देता है, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, टीवी पे, सब जगह पे उसका फोरकास्ट के थ्रू वो बताता है कि आज का वेदर आपकी सिटी में, आपके पास में कैसा रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें IMD करता ही है। ये जो आप देख रहे हो, ये अर्थ देख रहे हो, और लेफ़्ट साइड पे सन है। तो अर्थ के बारे में आप ये जानते ही होंगे कि इसका अगर नॉर्थ पोल
और साउथ पोल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा टिल्ट लग रहा है। अगर आप नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे, जैसे यहाँ पे ये रेड लाइन लगी हुई है, तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये रफली अगर साथ में ये सन के साथ में जो लाइन आ रही है 90 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस लाइन के साथ कंपेयर करोगे तो ये साउथ पोल के पास है, ये करीब करीब 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और अगर इसको दूसरी तरफ से देखते हो तो ये 66.5 डिग्री टिल्टेड है। ये इतना एंगल बना रही 23.5 एंड 66.5 डिग्री। तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हो कि ये अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं रहती। जब वो अर्थ सन के पूरे इर्द गिर्द चक्कर काटती है तो वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो टिल्टेड रहती है। अब जब वो टिल्टेड रहती है तो अब खैर वो आते हैं उस पर। पहले हम ये बता देते हैं कि ये बीच वाली सेंट्रल लाइन जो है इक्वेटर की, ये आपको दिख रही है, लिखा हुआ भी इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर के ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर के नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये कितना कितना दूरी पर होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी काफ़ी बड़े हो गए हो आप, 9th क्लास में। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार ज़रा रेफ़र कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो है नॉर्थ पोल है और नीचे जो है साउथ पोल है। अब सन की रेज़ जो हैं ये 90 डिग्री पे टच कर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर ये टच कर रही हैं 90 डिग्रीज पे, स्ट्रेट रेज ऑफ सन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ लगभग टच कर रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी दिसंबर 22 है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये इस तरीके से टच करेंगी। वहीं इसके दूसरी तरफ जो है वो आता है ट्रॉपिक, जब 21 जून आएगा तब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली टच करेंगी रेज ऑफ सन। अच्छा, आपको सीजन्स के बारे में भी ये तो पता ही होगा कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तब सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, और वाइस वर्सा जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। अभी ये जो 22 दिसंबर की जो आप सीन देख रहे हो, यहाँ से आप मेरे को बताइए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा। बहुत सिंपल आंसर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया भी आता है, भारत भी आता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे 22 दिसंबर में ठंड रहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है। और साथ में आप देख रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जहाँ पर इंडिया आता है वहाँ पर स्लांटेड रेज ऑफ सन पड़ेंगी। वहाँ पे 90 डिग्रीज़ पे सन की रेज नहीं पड़ेंगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे गर्मी कम होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फुल समर होएगा, पीक समर। अब हम वही चीज़ वापस देख लेते हैं इस तरफ आप देख रहे हो अगेन ये धरती गोल घूमकर अब 21 जून की डेट पर आ गई है। सन का एक पूरा चक्कर काट के इसके टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। अब सन जो है वो राइट साइड पर है और अर्थ जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री पे स्ट्रेट सनरेज पड़ रही हैं। तो 21 जून को यहाँ पर सबसे तेज़ गर्मी रहेगी, सबसे बड़ा दिन रहेगा, और वैसे ही दिसंबर में ऑपोजिट साइड पे सबसे छोटा दिन रहेगा। तो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मी रहेगी, डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं 90 डिग्री पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पर स्लांट रेज ऑफ सन पड़ेंगी। तो यहाँ पर विंटर रहेगा।
आपको क्रिकेट तो आप देखते होगे, काफ़ी सारे लोग आप में से देखते होगे क्रिकेट। तो जब इंडिया में समर होता है तब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है, और जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है, जब ऑस्ट्रेलिया में समर होता है तो इंडिया में विंटर होता है। ये चीज़ आपको पता ही होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इस कारण से ऐसा होता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इक्वेटर के इंडिया ऊपर है और इक्वेटर से ऑस्ट्रेलिया नीचे है। तो इस वजह से क्लाइमेट जो है ऑपोजिट रहता है दोनों का, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सीज़न्स किस तरीके से रहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21 दिसंबर को यहाँ पे विंटर रहता है, वहीं 21 जून को यहाँ पर समर रहता है, और उसके ऊपर ग्रीन वाला पार्ट जो है मई, अप्रैल एंड मार्च, मतलब मार्च, अप्रैल एंड मई, यहाँ पर इधर स्प्रिंग रहता है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इधर विंटर रहता है। ठीक है, और इधर आते हैं तो फॉल सीज़न जो रहता है वो रहता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और समर रहता है अगस्त, मतलब जून, जुलाई, अगस्त। वैसे तो मई में भी यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, लेकिन वो प्लेस टू प्लेस चेंज रहता है मौसम। ये जनरल एक फिगर दिया हुआ है, ये 100% इंडिया को मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये दिया गया है। ये आपकी बुक का नहीं है, ये आपको जनरली मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये आपको और थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ बनाई गई है, बीच में इक्वेटर है, ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। यहाँ पे आपको टिल्ट नहीं दिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले टिल्ट दिखाया हुआ था, ये अभी आपको स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं इसको। तो इसके नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पर फिगर में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होना चाहिए। अब ये बिटवीन द इक्वेटर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक इक्वेटर और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है वो टॉरेट जोन आती है। टॉरेट जोन जो आती है वो इसलिए आती है कि जो आपने अभी इससे पहले जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको 23.5 डिग्री टिल्ट पे आपको अर्थ को दिखाया था, उसमें आपको याद होगा कि जब 21 दिसंबर था, तब ये 22 दिसंबर, तब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री पे डायरेक्ट सनरेज आ रही थी, और जून में यहाँ पर जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही थी। तो ये जो पार्ट बनता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं ऑल थ्रू द ईयर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है साल भर। और जो ऊपर टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नॉर्थ पोल तक, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे और बिल्कुल साउथ पोल पे तो फ्रिजिड जोन आ जाएगा, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ेगी। वो आपको फ्रिजिड जोन दिखाया हुआ भी है ब्लू कलर में, लेकिन जो येलो कलर का है वो टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में आपको आपकी पोजीशन, आपकी लोकेशन के हिसाब से गर्मी और सर्दी दोनों रहेंगे। एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी रहेगी। इतनी एक्सट्रीम सर्दी नहीं रहेगी जितना फ्रिजिड जोन में रहता है टॉप और बॉटम में, लेकिन फिर भी आपको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर मिलेगा दोनों टेम्परेट जोन में, ऊपर और नीचे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नॉर्थ पोल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके साउथ पोल तक। तो ये आपको एक जनरल नॉलेज की चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इस चैप्टर में आगे भी काम आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको पिछली फिगर में बता रहा था वो यही था कि जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, जब ये फिगर आप कंप्लीट देखते हैं तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री पर सनरेज पड़ रही हैं, और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23 डिग्री पे सनरेज पड़ रही हैं। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 डिग्
22 दिसंबर को 90 डिग्री एंगल पे यानी कि स्ट्रेट सनरेज पड़ रही हैं। तो ये ड्यूरिंग द होल ईयर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन है वहाँ पर स्ट्रेट सनरेज पड़ती हैं और उसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। यहाँ पे बरसात भी बहुत होती है, इसके लिए ह्यूमिड रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है ज़्यादा। अभी हम इंडिविजुअली देख लेते हैं इसको, दोनों की दोनों डेट्स को। 21 जून को जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन रहेगी, बहुत सख्त गर्मी रहेगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर के एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं अभी, जो हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का, टॉरिड जोन नहीं, बीच वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टॉरिड जोन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में एक्सट्रीम हीट रहेगी और उसके नीचे वाला जो है टॉरिड जोन, उसमें भी हीट तो रहेगी लेकिन इतनी ज़्यादा हीट नहीं रहेगी। यहाँ पर 21 जून को डेज़ लंबे रहेंगे और नाइट्स छोटी रहेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। और अगर यहाँ पर हम उल्टा देखें 21 जून को इस सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ पर है वहाँ पर विंटर रहेगा, वहाँ पे नाइट्स लंबी रहेंगी, डेज छोटे रहेंगे और ये सबसे छोटा दिन रहेगा ट्रॉपिक ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में। वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे लंबा दिन रहेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। तो ये इसमें मेन डिफरेंस रहता है। अभी वही हम डेट अब इधर ले आते हैं 22 दिसंबर पे। 22 दिसंबर को आप देख रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं। तो जो टॉरिड जोन है वो तो चलो ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा जोन है वहाँ पर सदर्न जोन में, सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम हॉट रहेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज़ पड़ रही हैं। यहाँ पर अभी समर है सदर्न हेमिस्फीयर में और डेज़ जो हैं लंबे हैं, रातें छोटी हैं। ये सबसे लंबा दिन रहेगा इंसिडेंटली 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहीं पर 22 दिसंबर को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर के ऊपर का एरिया पकड़ते हैं तो वहाँ पर जो है डेज़ जो हैं वो छोटे रहेंगे, विंटर रहेगा, वहाँ पे स्लांटिंग सनरेज पड़ रही हैं। तो ये मेजर चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये इसी के साथ आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट, हमारा ये टेम्परेचर और ये सब चेंज होता है, उसी तरीके का हम खाना भी खाते हैं। अब आप कहोगे कि खाने में क्या डिफरेंस पड़ता है। अब आप यही देख लो कि आप जो है समर में आइसक्रीम खाते हो और विंटर में आप गर्म चीज़ें खाते हो। गर्म चीज़ें जैसे कोई भी आप डिश आपके घर में बनती होगी तो वो आप गर्म खाना पसंद करते हो विंटर में, और समर में वही चीज़ आप कहोगे कि चिल करके फ्रिज में रख के बर्फ़ में डाल के या आइसक्रीम वैसे मैं खाऊंगा। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है कि खान पान में भी आपका जो है सीज़न के अनुसार डिफरेंस आ जाता है। क्लोथिंग में डिफरेंस आ जाता है। क्लोथिंग में आप कहोगे कि क्लोथिंग में क्या है, विंटर में आप पहनते हो स्वेटर, जैकेट, वूलेंस, रात को रजाई, कंबल ये सब लेते हो, ब्लैंकेट, क्विल्ट लेते हो ना। और समर में आप एयर कंडीशनर चलाते हो, फ़ैन चलाते हो, कूलर चलाते हो। अब जहाँ पे बरसात ज़्यादा रहती है वहाँ पे कूलर नहीं चलते, वहाँ पे एसी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से वो सीज़न वाइज या क्लाइमेट के वाइज चेंजेस आता है। घरों में भी चेंज आता है। घर जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे घर थोड़े एलिवेट करके बनाए जाते हैं
और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है वहाँ पे भी थोड़ा एलिवेट करके बनाए जाते हैं, आपको वो भी पता है। तो खैर अर्थक्वेक की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अभी सीजनल समर विंटर की बात कर रहे हैं। तो विंटर्स के हिसाब से अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हो तो वहाँ पे जो रूफ टॉप होती है वो स्लांटिंग होती है, और घर के अंदर फायर प्लेस भी होती है जहाँ पे आप आग जलाते हो। तो ऐसी सब चीज़ें भी रखी जाती है। और फ्लोर जो होता है वुडन का होता है, वो फ्लोर वहाँ पर ये पत्थर का या कंक्रीट वगैरह का नहीं होता है, वुडन फ्लोर होता है ताकि थोड़ी गर्म रहे। और वही अगर आप समर वाले एरिया में आओ जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे आप देखते हो कि स्ट्रेट रूफ होती है घरों की, और फ्लोर जो होते हैं वो पत्थर या कंक्रीट या सीमेंट के रहते हैं या टाइल्स के रहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कपड़ा, घर, फूड, सब चीज़ में सीज़न के अनुसार चेंज आ जाता है कि वहाँ का सीज़न जगह जगह पे सीज़न मतलब जगह जगह पे क्लाइमेट अलग होता है, और उसके अनुसार का सीजनल क्लाइमेटिक चेंज आता है जगह जगह पर। और इसी की तरफ से जो है हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो सीजनल जो है वो है मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसून एक हवा होती है, एक विंड डायरेक्शन होती है, एक विंड होती है जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया कि अरबिक में मौसम कहते हैं, और ये मौसम से आता है वर्ड मौसम मॉनसून का। और मॉनसून जो है वो इफ़ेक्ट करता है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारी एशियन कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट रहता है मॉनसून का। जैसे आप जानते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है रफली इंडिया के मिडल से जाके कट करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि कितने डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे आता है। ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें सब कुछ लिखा हुआ ही है, तो मेरे को अब बताए बगैर मैंने आपको ये इसका आंसर दे दिया है। आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा, आपको याद था कि नहीं याद, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ये आंसर दे दिया है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को रफली डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे में जो है ट्रायंगुलर पार्ट आता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल जो पेनिनसुलर पार्ट है, और वो सी कोस्ट उसके दोनों तरफ है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे में इंडियन ओशन है। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो टॉरेड जोन में आता है और टॉरेड क्लाइमेट रहता है। और जो इंडिया के सेंटर से ऊपर का पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट नीचे वाले को छोड़ के जो ऊपर का पार्ट है वो आता है टेम्परेट जोन में। उसमें जो क्लाइमेट आता है वो टेम्परेट क्लाइमेट आता है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी भी होती है, काफ़ी सर्दी भी होती है, और डेज़र्ट पार्ट भी आते हैं इस पार्ट में, रन ऑफ कच्छ, ऐसे सब चीज़ें भी आती हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है और काफ़ी सारा डेज़र्ट भी आता है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं जहाँ पे काफ़ी बरसात होती है, हिमालयाज़ आते हैं जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है टेम्परेट जोन में आता ही है हर टाइप का। और टॉरेड जोन जो है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट, वहाँ पे टॉरेड जोन आता है। तो टॉरेड जोन में जो क्लाइमेट रहता है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, गर्मी, हॉटर हॉटेस्ट, ऐसा ही क्लाइमेट समझ लीजिए आप। सर्दियों के मौसम में भी गर्मी ही रहेगी। तो ये है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स दें आपको तो आपको कैसा लगेगा। लद्दाख, लेह, द्रास में जो है टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बॉर्डर पर आती है। वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत लो रहता है। वहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है, कोई बता सकता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलवर राजस्थान, जैसे मैंने आपको कहा कि सहारा डेज़र्ट जो है, थार डेज़र्ट जो है,
सारा डेजर्ट गलती से मुंह से निकल गया। थार डेजर्ट जो है राजस्थान, अलवर, ये सब श्रीगंगानगर, यहाँ पर टेम्परेचर +51 डिग्री, +50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है। तो आपको एक्सट्रीम चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं कि -45 डिग्री, +50 डिग्री, फिर गंगानगर, ये सब जो है थार डेजर्ट, यहाँ पे बरसात कितनी होती है? बरसात यहाँ पे हार्डली 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, साल की, एक दिन की नहीं बोल रहा हूँ, गलती मत खाइएगा इसमें, साल की बरसात बता रहा हूँ। 10 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है यहाँ पे। वहीं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर हम ले लें तो वहाँ पे कितना थिक जंगल कवर है, फॉरेस्ट कवर है, कितना थिक वेजिटेशन है, हिमालय की रेंज है। और वहाँ पर जो है स्टेट्स आती हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं, उसमें से कुछ स्टेट्स है जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो मेघालय है। मेघालय में चिरापुंजी है, चिरापुंजी में ही मौसिनराम एक जगह है जहाँ पे कि रेनफॉल जो होती है वो 1200 सेंटीमीटर होती है। और ये एनुअल की बात कर रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा हूँ। मौसिनराम में जो है 24 आवर्स में भी सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करी जाती है। तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस आपको दिखा रहा हूँ मैं इंडिया के अंदर कि आप देख लीजिए खुद ही, कहाँ 10 to 12 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है एक जगह पे 1200 सेंटीमीटर होती है एक जगह पे, -45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो एक जगह पे 51 डिग्री टेम्परेचर होता है पॉजिटिव। तो एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम रेन, नो रेन, ऐसा सब सीन रहता है। तो वेदर कंडीशन जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, वो डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर मैंने दिखा दी है। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वेदर को और क्लाइमेट को बहुत डाइवर्सिफाई करती रहती हैं। अभी जो हमने बात करी थी सारी डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, डाइवर्सिटी, मौसम की डाइवर्सिटी, तो वो डाइवर्सिटी के लिए क्या फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी लेके आते हैं, उसमें से कुछ फैक्टर्स जो है, जो वेरिएशन इन सीजन्स, इन क्लाइमेट, इन वेदर जो लेके आ रहे हैं, वो हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो लैटीट्यूड जो है वो इफ़ेक्ट करता है। वही साउथ पोल पे जाके देखेंगे या नॉर्थ पोल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे फ्रिजिड जोन आ जाता है। इक्वेटर और इक्वेटर के दोनों तरफ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है टॉरिड जोन, और दोनों के दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और पोल के बीच में आता है टेम्परेट जोन। वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साउथ पोल के बीच में आता है टेम्परेट जोन। तो लैटीट्यूड इफेक्ट करता है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूरी पर है वो चीज़ मैटर करती है। उसके अलावा मैटर करता है एल्टीट्यूड। सी लेवल को अगर हम ज़ीरो माने तो कितनी ऊंचाई पे है, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है 8000 पे है, तो वैसे कितना ऊंचाई पर है वो भी मैटर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, विंड सी से आ रही है कि विंड कोल्डर रीजन से आ रही है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उस एरिया का क्या मौसम रहेगा, कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, कोल्ड रहेगा, रेनी रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब चीज़ों में। चलिए आइए एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है इफ़ेक्ट कर रहा है क्लाइमेट को है वो है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड में दो लैटीट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस आता है, वो आता है 111 किलोमीटर्स। और लैटीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ रहा है मैंने आपको ऑलरेडी फिगर में बता दिया डायग्राम में। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो पार्ट आता है वो कहलाता है टॉरिड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे में भी टेम्परेट जोन। तो इंडिया का जो पार्ट है वो इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रफली इंडिया को डिवाइड करता है। तो इंडिया जो है टॉरेट जोन में, इंडिया का लोअर पार्ट जो है पेनिनसुलर पार्ट, सदर्न पार्ट, वो आता है टॉरेट जोन में, वहाँ पे रहता है हॉट एंड ह्यूमिड। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट आता है वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी डाइवर्सिटी बताई, जैसे कि वहाँ पर डाइवर्स रहता है मौसम, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम रेन, वेरी स्कैंटी रेन। ऐसे आपको 4 एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, तो वो आप याद कर लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख द्रास का मैंने एग्जाम्पल दिया था -45 डिग्री। वहीं मैंने आपको राजस्थान में थार डेजर्ट में श्री गंगानगर और अलवर का एग्जाम्पल दिया था +51 डिग्री। थार डेजर्ट में मैंने आपको 10 to 12 सेंटीमीटर रेन बताया था एनुअल। और मेघालय के चेरापूंजी वाले एरिया में मैंने आपको रेन बताई थी 1200 एनुअल। तो ये आपको डाइवर्स तो दिख ही रहा है ना, टॉरेट जोन टेम्परेट जोन के बीच में डिफरेंस भी दिख रहा है। वैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो लैंड है जहाँ पर आप जिस जगह का आप क्लाइमेट या मौसम देखना चाहते हो वो कितना डिस्टेंस पर है सी से, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। आप बिल्कुल नीचे में जाके आप देख लेंगे इंडिया का, जहाँ पे केरला है वहाँ पे बिल्कुल टेपर डाउन करता है, जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है वो टेपर डाउन करता है। वहाँ पे आपको दिखेगा कि इधर अरेबियन सी है और उधर बे ऑफ बंगाल है। तो वहाँ पे डिस्टेंस तीनों तरफ से सी है, 3 तरफ से सी है। तो वहाँ पर इतना नैरो पार्ट आ जाता है कि आप चाहे सी के कोस्ट पे रहो, चाहे मिडल में रहो, चाहे अरेबियन सी की तरफ रहो, चाहे बे ऑफ बंगाल की तरफ रहो, या आप दोनों के सेंटर में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के सेंटर में आ जाओ, तो भी आपको एक जैसा ही मौसम मिलेगा, हॉट एंड ह्यूमिड। बट यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं, महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जाके अगर आप देखते हैं कि मुंबई एंड नागपुर आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है। तो जो कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, क्लाइमेट डिफरेंट रहता है। मुंबई में बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा, बरसात काफ़ी रहेगी। वही नागपुर जो सेंटर में आ जाता है महाराष्ट्र के, और साथ में लैंड में भी सेंटर की तरफ आ जाता है, तो वहाँ पर कुछ ठंड पड़ेगी। हॉट एंड ह्यूमिड के नहीं रहेगा इतना ज़्यादा, वहाँ पे कुछ ठंड पड़ेगी, थोड़ा बहुत ठंड पड़ेगा नागपुर में। वही अगर हम और ऊपर आ जाते हैं दिल्ली की तरफ या लखनऊ की तरफ, तो वहाँ पर भी काफ़ी ठंड पड़ेगी। वहाँ पर भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं रहेगा, इतनी बरसात नहीं रहेगी जितनी मुंबई में रहेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सी से आपको क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पर एयर में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा है सी के पास में। क्यों? क्योंकि साथ में तो समुंदर है, पानी है, सी है, तो वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, वहाँ से एयर में मॉइस्चर आ रहा है। दूसरा जो है वाटर जल्दी गर्म हो जाता है, अर्थ को गर्म होने में टाइम लगता है। तो जब सन शाइन कर रहा है तो भी वाटर में से पानी इवेपोरेट कर रहा है, ह्यूमिडिटी लेके आ रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड, और वाटर गर्म हो रहा है, लेकिन अर्थ इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रही है। अर्थ जो है गर्म तो हो रही है लेकिन इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रही है, और जो गर्म हो रही है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। तो इसकी वजह से, और डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ रेज भी मैटर करती हैं यहाँ पे, कि डिस्टेंस कितना है सन का और कितने एंगल पे सन रेज वहाँ पे पड़ रही हैं, उसके अनुसार भी वो एंगल रेज पड़ेगी तो कम गर्म कर पाएंगी। और अगर डायरेक्ट 90 डिग्री पे पड़ेगी, जैसे मैंने आपको 21 दिसंबर एंड
22 दिसंबर एंड 21 जून का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे उस तरह से अगर देखेंगे तो डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं तो वहाँ पे जल्दी गर्मी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे स्लांटिंग सन रेज पड़ती हैं वहाँ पे गर्मी देरी से होएगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं है। फिर आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल क्या क्लाइमेट का असर करेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आप 165 मीटर्स ऊपर चढ़ते हो सी लेवल से तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर आप 1000 मीटर्स ऊपर चढ़ते हो तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो 8000 प्लस मीटर्स है, तो वहाँ पे कितना कम हो जाएगा? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर टेम्परेचर दोनों कम हो जाते हैं और आपको ठंडक काफ़ी हो जाती है। अब ठंडक से क्या होता है? अब जो ये विंड्स जो आ रही हैं, जो विंड्स सी से आ रही हैं, ओशन से आ रही हैं, वो पानी लेके आ रही है। मॉइस्ट विंड्स हैं, वो मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। वो जब ठंडे एरिया में जाके आपके माउंटेन से टकराएंगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी बरसात हो जाएगी। अब अगर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, चलिए बरसात तो आपने देख ली मेघालय वगैरह में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। और लेकिन जब ये बहुत कोल्डर रीजन्स में चली जाएगी, हिमालयस के 8000 फीट हाई, तो वहाँ पे बरसात शायद नहीं होगी, वहाँ पे तो स्नोफॉल ही होगा डायरेक्ट। तो ये एल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रास्ते में आता है। ट्रेड विंड्स उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विंड्स को पहले यूज़ किया जाता था। जो शिप्स ट्रैवल करते थे, शिप्स के ऊपर सेल्स लगे हुए होते थे और सेल्स जो है वो विंड से चलते थे। तो ये विंड्स से जो सेल वाले शिप्स जो थे वो जो इससे चलते थे, उसके लिए इन विंड्स को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करा जाता था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। और ये विंड्स उस रास्ते में जहाँ से उनको जाना होता था, उस रास्ते में ये विंड्स चल रही होती थी, तो इसको ट्रेड विंड्स कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को। तो ये ट्रेड विंड्स जो चलती हैं, ये जब इंडिया के 3 तरफ तो समुद्र है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और नीचे जो है वो इंडियन ओशन। तो 3 तरफ इंडिया के सी है, पेनिनसुलर पार्ट के। तो ये सी से जब विंड्स होके गुज़रती हैं और लैंड पर आती हैं तो ये मॉइस्चर भी कैरी करती हैं। जो इवेपोरेशन होता है सी के पानी का, उसको ये मॉइस्ट हवा को भी कैरी करती है। तो ये थोड़ी ठंडी होती है और ये बरसात भी लेकर आती हैं। वहीं जब ये विंड्स लैंड पर चल रही होती हैं तो मॉइस्चर नहीं होता है इनके ऊपर, तब ड्राई होती हैं, तब ये मॉइस्ट नहीं होने के कारण रेन नहीं लाती हैं। तो इसमें विंड्स का भी प्लेस टू प्लेस वेरिएंस आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी वेरिएंस आता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या वेरिएंस आएगा? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएंस ऐसा आता है कि जब विंटर होता है तब हिमालयन एरिया में, नॉर्थ एरिया में जो है वो हाई प्रेशर होता है और नीचे की तरफ समुद्र की तरफ लो प्रेशर होता है। तो तब विंड्स जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। और विंटर्स में हाई प्रेशर जो होता है वो हिमालयस की तरफ होता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ हाई प्रेशर होता है, और लो प्रेशर सी की तरफ होता है, साउथ की तरफ। तो विंड्स जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और तब जो विंड्स जाती हैं नॉर्थ से साउथ, वो ठंडे मौसम से चालू होती है, तो वो ठंडक लेके जाती हैं, तो वो कोल्ड वेव लेके जाती हैं नॉर्थ से साउथ। तो ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ती है। ये साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स भी कहा जाता है इसको। मानसून के टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। उस टाइम पे जो विंड्स हैं वो साउथ के जो इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं या वेस्ट की तरफ जाती हैं, तो वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं। और वो क्योंकि सी के ऊपर से
जाती हैं तो काफ़ी पानी लेके जाती हैं अपने अंदर, काफ़ी मॉइस्चर लेके जाती हैं और वो मानसून भी लेके आती हैं। तो इसके लिए इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कभी कभी कुछ फिनोमिनन्स हो जाते हैं, जैसे कि साइक्लोन, ऐसे सब जो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। जेट स्ट्रीम होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है, एल नीनो होता है, ITCZ होता है। ये सब भी मौसम को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट को नहीं इफ़ेक्ट करते हैं। वेदर को ज़रूर इफ़ेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्लाइमेट को नहीं इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो है 35 ईयर्स एंड प्लस का डाटा के एवरेज के ऊपर क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट मोर और लेस वही का वही रहता है। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे बट क्लाइमेट इन जनरल रिमेन्स द सेम। क्लाइमेट जो होता है इंडिया का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है हर 2 महीने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि कोल्ड सीज़न रह रहा है दिसंबर से जनवरी, और फिर उसके बाद में अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी के बाद में फरवरी मार्च, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर आप दिसंबर जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक देखोगे तो ये दिसंबर जनवरी के बाद में फरवरी मार्च में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको वैसे देखते हो तो चेंज हो रहा होता है। इंडिया का जो सीज़न है वो जनरली 6 सीज़न कहे गए हैं। सबसे पहले आ जाता है हेमंत, फिर शिशिर, फिर वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद। इस तरह से 6 सीज़न रहते हैं इंडिया के ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखते हैं तो। अब अगर इनको आप कहो कि एवरी अल्टरनेट 2 मंथ्स जो है वो सेम ही रहता है, यानी कि हेमंत और शिशिर ऑलमोस्ट सेम ही सीज़न है, तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको जैसे आप चलिए दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च दोनों को इकट्ठा कर दें तो आप कहोगे कि ये सारा का सारा कोल्ड सीज़न है। और फिर आप कहोगे कि हॉट सीज़न आ जाता है मार्च अप्रैल प्लस मई जून, ये हॉट सीज़न हो गया। तो इस तरीके से आप कहोगे कि 3 ही सीज़न है, लेकिन हाँ 3 सीज़न हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, तीसरा सीज़न रेनी सीज़न 4 महीने का आप ले लिया तो 3 सीज़न हो गए। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसको 4 सीज़न बताता है। वो 4 सीज़न उसने जो बताए हैं वो हैं कोल्ड वेदर सीज़न विंटर, दिसंबर से लेके फरवरी तक। दिसंबर से लेके फरवरी तक उसने कोल्ड वेदर सीज़न बताया। अब कोल्ड वेदर सीज़न जो है आपको एक्सपीरियंस होएगा नॉर्दर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में आपको इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर का नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा। टॉरेट जोन है वो ऊपर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है, वहाँ पे आपको पता चलेगा इसका कोल्ड वेदर का, लेकिन नीचे में आपको कम ही पता चलेगा। वैसे ही आपको सेकंड सीज़न जो उसने बताया है वो है मार्च से लेके मई तक। मार्च अप्रैल मई 3 महीने का सीज़न इसने हॉट सीज़न बताया है। तो यहाँ पर आपको हॉट ही रहेगा। अप्रैल मई जून मार्च अप्रैल मई जो है ये हॉट सीज़न ही रहेगा। उसके बाद में आता है एडवांसिंग मॉनसून, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये आपका जून से सितंबर तक का 4 महीने का आपका रेनी सीज़न है। ये रेनी सीज़न भी आप जैसे केरला में तो सबसे पहले बरसात आ जाती है, और फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते जब तक मानसून ऊपर चढ़ता है बीच में वीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, करकरा के जब तक ऊपर तक पहुंचता है मानसून तो काफ़ी टाइम लगता है, और फिर बरसात होती रहती है काफ़ी टाइम तक। तो ये 4 महीने जनवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर के बरसात के रहते हैं, रेनी सीज़न कहलाता है। अब इसके बाद में हम आते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून का सीज़न। ये और एक बताया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अक्टूबर नवंबर का महीना ये रिट्रीटिंग मॉनसून का होता है। इसके कारण काफ़ी कुछ होता है। इसके कारण रिट्रीटिंग मॉनसून के वजह से भी बरसात पड़ती है। तो ये 4 सीज़न, ये टेबल आपके पास में है ही है आपकी बुक में, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, जब चाहो जैसे चाहो आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो।
फर्स्ट सीज़न जो हम डिस्कस करते हैं वो है कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर, दिसंबर टू फरवरी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपको बताया था उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट सीज़न इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न। यहाँ पर ये पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, और इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे में सदर्न पार्ट है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, बराबर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर इन स्लांटिंग रेज ऑफ सन पड़ेंगी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि स्लांटिंग रेज ऑफ सन है तो गर्मी काफ़ी कम रहेगी, और यहाँ पर ठंड रहेगी, दिन छोटे रहेंगे, रात बड़ी रहेगी। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो लो टेम्परेचर हो जाएगा दिसंबर टू फरवरी के टाइम में, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये दिसंबर 22 का है। इसके अलावा दिसंबर 22 से पहले भी छोटा दिन रहेगा, और मार्च तक जो है दिसंबर टू फरवरी वो दिन छोटे से बड़े होते जाएंगे, लेकिन वो छोटे ही रहेंगे बेसिकली। लो टेम्परेचर रहेगा। ये सदर्न इंडिया में तो हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होता है लेकिन ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाएगी, वहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर रहेगा, और वहाँ से जो है हिमालयाज़ के दूसरी तरफ से सेंट्रल एशिया से काफ़ी कोल्ड एंड ड्राई विंड्स आएंगी, और उसकी वजह से वेदर जो है वो भी कोल्ड एंड ड्राई रहेगा। स्काई जो है वो क्लियर ही रहेगा, क्लाउडलेस रहेगा इस सीज़न के दौरान, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा चलेगी, क्योंकि नॉर्थ में जो है हाई प्रेशर रहेगा, और साउथ की तरफ थोड़ा प्रेशर लो रहेगा। तो विंड्स जो है वो ब्लो करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वो ठंडी रहेंगी, कोल्ड एंड ड्राई रहेंगी, और वो ठंडक जो है वो साउथ की तरफ लेके आएंगी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे आप साउथ में जाते जाओगे वैसे वैसे ठंडक कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी नॉर्थ की तरफ से साउथ में ठंडक जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे सी के पास में आप हो वैसे वैसे टेम्परेचर हाई रहेगा, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे टेम्परेचर कोल्ड होता जाएगा। तो उसी तरीके से जो टेम्परेचर है दिल्ली वगैरह का वो रफली 10 डिग्री या उससे हल्का फुल्का नीचे जाएगा टेम्परेचर। कोलकाता का करीब 18 डिग्रीज़ रहेगा, और दिल्ली और कोलकाता के बीच में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में रफली 16 डिग्रीज़ रहेगा। शिमला या दार्जिलिंग में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस तरीके से ठंडा टेम्परेचर रहेगा। और द्रास, लद्दाख, लेह का टेम्परेचर तो -45 डिग्री आपको बताया हुआ है मैंने पहले से कि तक चला जाता है, तो वो भी आप याद ही रखिए। सेंट्रल एशिया से जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स आ रही हैं, हॉट मतलब ड्राई एंड कोल्ड विंड्स जो आ रही हैं, वो जो है हिमालयाज़ हमारे को उनसे बचा लेते हैं। इसके कारण इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। हिमालयस रीजन को जो है वहाँ पे स्नो कैप माउंटेंस हैं, तो वहाँ पर जो ठंड है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा जो है जो प्लेन्स के एरिया है वहाँ पर ठंड जो है इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ठंड रीज़नेबल रहती है वहाँ पर। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बता ही दिया था कि दिल्ली में 10 डिग्री, कलकत्ता में करीब 18 डिग्री, और इलाहाबाद में प्रयागराज में 16 डिग्री, तो इस तरह का टेम्परेचर रहता है। और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे तो खैर टेम्परेचर हाई रहता ही है। जैसे जैसे इक्वेटर के पास में जाते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। हिमालयाज़ में स्नो कैप माउंटेन्स रहेंगे, बहुत ठंड रहेगी, लेकिन इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, जो प्लेन वाला पार्ट है अबव द पेनिनसुलर पार्ट, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड नहीं रहेगा, लेकिन कोल्ड रहेगा। और जो विंड डायरेक्शन जो है वो ऊपर नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया रहेगा, साउथ में लो प्रेशर एरिया रहेगा, तो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और वो कोल्ड विंड्स जो हैं वो
कोल्ड वेव लेके जाएंगी और ये कोल्ड वेव जो है ये पूरे सेंट्रल इंडिया प्लेन जो है इंडिया के वो सारे पे इफ़ेक्ट करती है। इनफैक्ट गुजरात तक ये इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात यहाँ तक इफ़ेक्ट करती हैं। और इधर आए तो यूपी, मध्य प्रदेश तक हेल्प करती है। और उधर बिहार, झारखंड, ये सब एरिया में भी इनका इफ़ेक्ट रहता है। और उधर नॉर्थ ईस्ट में तो है ही इनका इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से ये रहता है कोल्ड वेदर सीज़न। अब जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं या यूँ कह लीजिए कि बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सी का इफ़ेक्ट आ जाता है। अभी अगर आप टेम्परेचर देखते हैं वहाँ पे तो मदुरई में 26 डिग्री रहता है, चेन्नई में 25 डिग्री, कोचिन में टेम्परेचर रहता है करीब 26 डिग्री, मदुरई में 25 डिग्री, चेन्नई में 24 डिग्री। तो रफली एक बराबर का टेम्परेचर है, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ओवरऑल हॉट एंड ह्यूमिड ही है साउथ इंडिया जो है, पेनिनसुलर इंडिया या टॉरेंट जोन, जो भी जिस तरीके से भी आप इसको बोलना चाहें। ये टेम्परेचर यहाँ पे टॉरेंट जोन में काफ़ी प्लेजेंट रहता है। ये हॉट मतलब कोल्ड एंड हेल्दी सीज़न माना जाता है। और नाइट्स जो है लंबी रहती हैं और थोड़ी ठंडी भी रहती हैं। ड्यू, फॉग ये सब होता है। ड्यू और फॉग की वजह से मॉर्निंग में ज़रूर थोड़ा ड्यू एंड फॉग ये सब रहता है। और ये ड्राई विंड्स आती हैं, ये बरसात नहीं लाती हैं। ड्राई विंड्स आती हैं नॉर्थ टू साउथ और ये ठंडक लाती हैं, लेकिन ड्राई होती हैं क्योंकि सी से नहीं आ रही हैं तो ड्राई होती हैं। तो ये जो है ये बरसात नहीं लाती हैं। लेकिन हाँ, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से भी विंड्स आती हैं जो पानी कैरी करके लाती हैं और ये पानी गिराती हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे हुई? कोरोमंडल कोस्ट हो गई आपकी इधर डाउन साउथ। तो कोरोमंडल कोस्ट और यहाँ सब पे ये रेनफॉल गिराती हैं। और ये रेनफॉल जो है इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी गिरता है और ये रावी क्रॉप के लिए अच्छा रहता है। और गुजरात में भी कभी कभी बरसात होती है इस मौसम में और ये अनसीजनल रेन होती है। इसको मावथू कहा जाता है गुजरात में। ग्रीष्म सीज़न यानी कि समर सीज़न ये आता है आपका मार्च टू मई, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार। अभी यहाँ पे आप कहोगे कि मार्च टू मई तो इतना गर्म नहीं रहता होगा। यस, जो नॉर्थ की तरफ जो लोग रहते हैं वो कहेंगे कि मार्च टू मई इतना गर्म नहीं रहता, बल्कि मई एंड जून ज़्यादा गर्म रहता है। तो कुछ लोग साउथ में भी रहते हैं इंडिया में, और साउथ में जहाँ पर कि टॉरेंट जोन है वहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि आपने वो फिगर याद करिए जहाँ पे जो एक्सेस था वो 23 डिग्री टिल्टेड था और सन की रेज़ जो थी वो जून 21 को डायरेक्टली स्ट्रेट यानी कि 90 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिट करती हैं। तो ये रेज़ ऑफ सन जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड मार्च टू मई वो उस पॉइंट के पास में जा रही है, धीरे धीरे एडवांस कर रही है और टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। तो मार्च के महीने में जो समर सीज़न ऑलरेडी सदर्न इंडिया में आ चुका होता है और सदर्न इंडिया में रफली 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है मार्च में। और इसके बाद में सदर्न इंडिया में टेम्परेचर कम होएगा और नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो नॉर्दर्न इंडिया में मार्च के ऑनवर्ड्स टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन सदर्न इंडिया में ऑलरेडी मार्च में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, काफ़ी सारी जगहों पर होता है। और यहाँ पे सी जो है काफ़ी पास में है। और नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो विंटर से समर हो रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा बढ़ने में। और बढ़ते बढ़ते वो 50 डिग्री 51 डिग्री पे भी जाता है, आपको पता ही है।
और जो नॉर्थ इंडिया है अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पे 45 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है। और एल्टीट्यूड जो है वो भी, और प्लाटो और पेनिनसुला, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं समर्स को इंडिया में। साउथ इंडिया में समर काफ़ी माइल्ड होता है क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है और करीब 40 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो 50 डिग्री को भी क्रॉस करता है। दिल्ली एंड इलाहाबाद में टेम्परेचर जो होता है वो करीब 34 डिग्री रहता है, मदुरई में 30 डिग्री, बैंगलोर में 27 डिग्री, इस तरह के टेम्परेचर रहते हैं। तो साउथ में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है। और ये सीज़न में काफ़ी सारे साइक्लोन्स आते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इस तरह की डिस्टर्बेंसेस काफ़ी सारी आती हैं, साइक्लोन, इस तरह के स्टॉर्म्स वगैरह कोस्टल एरियाज़ में जो आते हैं, अलग अलग जगह पर आते हैं, अलग अलग साल में अलग अलग, लेकिन काफ़ी आते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। और कोस्टल एरियाज़ में इनके वजह से बरसात भी आती है, कभी हेवी विंड्स आते हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वेदर ही डिस्टर्ब होता है ना, क्लाइमेट तो वही का वही है। क्लाइमेट तो ओवर 35 पीरियड बेयर मिनिमम के ऊपर से डिसाइड किया जाता है और ज़्यादातर पार्ट्स में बरसात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मालाबार कोस्ट में ये सब जहाँ पे मैंगो क्रॉप होता है वहाँ पे आम्रवृष्टि करके बरसात होती है, उसको आम्रवृष्टि कहते हैं, जो मैंगो और कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। कॉफ़ी कहाँ पर उगता है? कॉफ़ी कूर्ग में बहुत ज़्यादा उगता है, कूर्ग साउथ में है। और मैंगो जो है अमरावती, यानी कि ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में उगता है। वैसे तो मैंगो क्रॉस इंडिया, केरला से लेके पूरा यूपी वगैरह, बिहार, बंगाल, सब जगह उगता है, लेकिन जो हाई मैंगो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो कुछ कुछ वैरायटी के, जैसे हाफूस हो गया, ऐसे सब जो है वो सब जो है इधर महाराष्ट्र एंड गुजरात में उगता है। और नॉर्दर्न इंडिया में यूपी वगैरह में जो है वो दुशहरी उगता है। साउथ इंडिया में वो रेड से कलर का सुंदरी और तोतापुरी, ये सब उगता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के आम उगते हैं और अलग अलग थोड़ा बहुत सीज़न आगे पीछे रहता है आम का, क्योंकि टेम्परेचर भी आगे पीछे रहता है, एल्टीट्यूड और सी, ये सब इफ़ेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर को। नॉर्दर्न इंडिया के एरिड एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में लू चलती है समर्स में। लू क्या होता है? ये जो है यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं समर के दौरान, मई में, जून में, ये सब टाइम पे यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चलती है और इसको लू कहते हैं। इसके वजह से बहुत हीट बढ़ जाती है, आदमी और जानवर दोनों मरते हैं इस टाइम पे, बहुत जान माल का नुकसान होता है। इसको हीट वेव भी कहते हैं, लेकिन इसको जनरल टर्मिनोलॉजी में लू कहा जाता है। वही अगर नॉर्वेस्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होता है, वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वाले पार्ट की। तो वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और वहाँ पर विंड्स चलती हैं, उनको काल बैसाखी भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। ये भी बहुत डैमेज करती हैं, ये ईस्टर्न पार्ट में बहुत डैमेज करती हैं। लू जो है वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो नॉर्वेस्टर नॉर्थ ईस्ट में और लू जो है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्वेस्टर का दूसरा नाम हिंदी में काल बैसाखी कहते हैं और लू को अंग्रेज़ी में आप हीट वेव भी कह सकते हो। एडवांसिंग मॉनसून यानी कि रेनी सीज़न जून से सितंबर 4 मंथ का पीरियड होता है। ये 4 मंथ के पीरियड में अब इंडिया जो है ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रियन कंट्री है। यहाँ पे काफ़ी खेती बाड़ी करी जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर
खेती बाड़ी में एंगेज रहती है, तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीज़न होता है। ये करीब 80% जो पानी पड़ता है, रेनफॉल होती है कंट्री में, वो यही 4 महीनों में सबसे ज़्यादा होते हैं। 80% पानी साल भर का यही 4 महीनों में आता है। और ये जो विंड्स आती हैं इस टाइम पे, ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में आती हैं, और ये विंड्स जो हैं ये ओशन से लैंड की तरफ आती हैं, यानी कि साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। और क्योंकि ये ओशन यानी कि सी, चाहे आप इंडियन ओशन कह लो, चाहे अरेबियन सी कह लो, चाहे आप अरेबियन सी कह लो, चाहे आप बे ऑफ बंगाल कह लो, लेकिन सी के ऊपर से आ रही हैं, तो ये काफ़ी मॉइस्ट रहती हैं, काफ़ी मॉइस्चर लेके आती हैं और काफ़ी बरसात भी गिरा के जाती हैं इंडिया के ऊपर। सी के ऊपर इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो इसकी वजह से विंड्स जो हैं वो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ की तरफ ब्लो करती हैं, और वो क्योंकि सी के ऊपर से आ रही होती है तो काफ़ी मॉइस्ट भी रहती हैं और काफ़ी पानी कैरी करती हैं, और यही पानी वो इंडिया के ऊपर बरसा के जाती है। जितना आप सी के कोस्ट के पास में रहते हो उतना ज़्यादा पानी बरसता है, और जितना आप ऊपर की तरफ रहते हो उतना थोड़ा कम पानी बरसता है। थोड़ा बहुत सी का जो मतलब जो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से टकरा के भी पानी काफ़ी ज़्यादा गिरता है, और उसके ऊपर में थोड़ा कम गिरता है। वैसे ही नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो थोड़ा कम गिरेगा, फिर पूरा हिमालय के ऊपर के पास में जाएंगे तो काफ़ी पानी गिरता है। तो इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग रहता है, वो भी अभी हम देखते हैं। ये एक मैप है जिसमें डेट वाइज आपको दिखाया गया है कि कब कब कैसे कैसे मॉनसून एडवांस करता है, किस डेट पे किधर की तरफ किस डायरेक्शन में जाता है। ये जो रेड लाइंस हैं ये इसके साथ में ही आपको डेट्स भी दी हुई है, तो डेट्स के अनुसार जून 1 पे ये केरला में एंटर करता है रफली, और फिर ये बे ऑफ बंगाल से होता हुआ, बांग्लादेश से होता हुआ ये मेघालय और फिर मणिपुर, ये सब तरफ चला जाता है। और एट द सेम टाइम आप ये देखिए जून 5 को ये कर्नाटका में एंटर करता है। कर्नाटका से आपका ये ऊपर जाता है तेलंगाना की तरफ, तेलंगाना से फिर वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल से होता हुआ वेस्ट बंगाल, और फिर बांग्लादेश से होता हुआ ऊपर सिक्किम की तरफ चला जाता है, सिक्किम एंड भूटान की तरफ। अब वही आप और आगे देखिए जून में फर्दर दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली की तरफ से एंटर करते हुए ये उड़ीसा, महाराष्ट्र और उड़ीसा होते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंटर करके बिहार एंड झारखंड से होता हुआ नेपाल की तरफ चला जाता है। और फिर आप देखते हैं कि और फर्दर डेट पे जून 15 के आसपास ये गुजरात में कच्छ की तरफ से एंटर करके थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए ये उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल की तरफ चला जाता है। और फिर जुलाई 1 पे ये राजस्थान अगेन कच्छ की तरफ से एंटर करता है गुजरात में, फिर राजस्थान से होता हुआ ये चला जाता है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये सब होते हुए कश्मीर की तरफ चला जाता है। एंड जुलाई 15 को ये और इधर पाकिस्तान की तरफ से एंटर करके ये इंडिया के राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पे थोड़ी बहुत बरसात करके ऊपर आगे चला जाता है पाकिस्तान में। तो ये आपको रफली चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से विंड की डायरेक्शन रहती है, कैसे मॉनसून आता है। ये भी हम आपको दूसरा मैप के थ्रू दिखा रहे हैं। ये 2023 जो अभी मॉनसून ख़त्म हुआ है, रफली ख़त्म हो गया है। तो ये मॉनसून के जो एक्चुअल डेट्स हैं वो आते हैं रेड कलर की लाइन में, जो ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, 100 ईयर्स जो डेट्स हैं कि इस डेट पे यहाँ पे मॉनसून पहुँचना चाहिए, ये वो डेट्स हैं रेड लाइंस में। और ब्लू लाइंस में वो डेट्स हैं जो एक्चुअली इस साल आए हैं डेट्स, वो है
तो जो जहाँ पर जो डेट्स आने चाहिए उसका कंपैरिजन थोड़ा सा लेट रहा। मानसून 1 जून के बदले वो 2 to 7 जून पे वो श्रीलंका तक ही पहुँचा, उसके बाद लक्षद्वीप एंड श्रीलंका तक ही पहुँचा, और केरला में पहुँचने में इंस्टेड ऑफ 1 जून उसने लगा दिया 8-9 जून। इस तरह से थोड़ा सा डिले रहा। यहाँ पर जो है गुजरात में एंटर करने के लिए 26 जून को उसने एंटर किया, जो 25 जून को करना चाहिए था। एक दिन ही डिले रहा, यहाँ पे तो ज़्यादा डिले नहीं रहा। तो इस तरीके से 25 और 26 जून को गुजरात में एंटर करा, और इस तरह से आप आपके हिसाब से देख सकते हो। जो जो चीज़ें आपको इसमें देखनी है आपको मैंने देखना सिखा दिया है। आप भी बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए हो, अब आप ये सब कर सकते हो। जो एडवांसिंग मानसून है इंडिया में वो साउथ वेस्टर्ली मानसून भी आप उसको कह सकते हो, साउथ वेस्टर्ली विंड्स भी कह सकते हो, जो मानसून लेके आती हैं। तो वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अरेबियन सी करंट और एक बे ऑफ बंगाल करंट। और ये केरला से एंटर करता है। अरेबियन सी करंट जो है मानसून स्टार्ट होता है जून के महीने में केरला में जब बरसात चालू होती है तभी से कहा जाता है कि इंडिया में मानसून आ गया है। और इसमें वेस्टर्न घाट्स ये सब जो है ये सब भी काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। नियरनेस टू द सी इफ़ेक्ट करता है। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स जब अरेबियन सी से मानसून अंदर एंटर करता है तो वेस्टर्न घाट्स पे वो काफ़ी बरस जाता है, और वेस्टर्न घाट्स को जब वो क्रॉस करके आगे जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, और वेस्टर्न घाट्स के उस तरफ यानी कि वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड पे वो काफ़ी कम बरसात कर पाता है। अगर एक एग्ज़ाम्पल देखें तो मुंबई जो है वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में आता है, यानी कि अरेबियन सी की तरफ आता है। तो मुंबई में 200 सेंटीमीटर रेन कर जाता है वो मानसून जो है, और वही पुणे जो है वो वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड पर आता है, तो वहाँ पे सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेन होती है। इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेटो पे थोड़ी कम बरसात होती है कंपेयर्ड टू द रीजन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर। तो वैसे ही केरला और कर्नाटका के बीच में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है बरसात का। गोवा एंड महाराष्ट्र में काफ़ी बरसात हो जाती है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर में जब घाट्स को क्रॉस करके ईस्टर्न साइड पे जाते हो तो कंपैरेटिवली कम बरसात होती है। वैसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स मध्य प्रदेश या नर्मदा वैली, तब भी बरसात थोड़ी कम हो जाती है। ये यहाँ पर और एक चीज़ देखने वाली है कि जो हवा यहाँ से एंटर करी अरेबियन सी से, जैसे आप 10 जून वाली आप देख रहे हैं, तो ये 10 जून वाला जो है ये एंटर करा यहाँ से समवेयर नियर मुंबई, वो आगे जाके ईस्टवर्ड जा रहा है। ईस्टवर्ड जाके इधर बे ऑफ बंगाल से भी करंट्स आ रही हैं, तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ डिविएट हो जाता है एंड एंटर्स उड़ीसा, उसके बाद में झारखंड, बिहार और फिर नेपाल के अंदर चला जाता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो गुजरात में ये 15 जून का जो है ये जो करंट है ये अंदर घुसती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाती है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी करंट्स आ रही हैं, वहाँ से ये ऊपर की तरफ मुड़ के लखनऊ, इलाहाबाद होते हुए ऊपर नेपाल में चली जाती है। वैसे ही और एक करंट अगर आप 1 जुलाई की देखें यहाँ पर, तो 1 जुलाई वाली जो है वो यहाँ पर गुजरात के कच्छ एरिया से होके ये ऊपर चली जाती है टुवर्ड्स राजस्थान, एंड राजस्थान से होके दिल्ली के पास से पंजाब, हरियाणा से होते हुए ये जम्मू कश्मीर की तरफ चली जाती है। और 15 जुलाई वाली जो है वो जा रही है फ्रॉम समवेयर इन राजस्थान टू, राजस्थान में ही रह रही है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से एंटर करती है अरेबियन सी से और
थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का कवर करके, जो थार डेजर्ट का एरिया है वो वाला कवर करके फिर वापस पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी से मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं, लेकिन वो जो बे ऑफ बंगाल से मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं उससे वो डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये एक पार्ट आप ज़रा नोटिस करिएगा। उसके बाद में आप आपके मैप्स देखिए और सब कुछ करिए, पढ़िए, अपने आप भी पढ़िए थोड़ा। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स, जब अरेबियन सी से मानसून अंदर एंटर करता है तो वेस्टर्न घाट्स पे वो काफ़ी बरस जाता है, और वेस्टर्न घाट्स को जब वो क्रॉस करके आगे जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, और वेस्टर्न घाट्स के उस तरफ यानी कि वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड पे वो काफ़ी कम बरसात कर पाता है। अगर एक एग्ज़ाम्पल देखें तो मुंबई जो है वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में आता है, यानी कि अरेबियन सी की तरफ आता है, तो मुंबई में 200 सेंटीमीटर रेन कर जाता है वो मॉनसून जो है, और वही पुणे जो है वो वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड पर आता है, तो वहाँ पे सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेन होती है। इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेटो पे थोड़ी कम बरसात होती है कंपेयर्ड टू द रीजन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर। तो वैसे ही केरला और कर्नाटका के बीच में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है बरसात का। गोवा एंड महाराष्ट्र में काफ़ी बरसात हो जाती है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर में जब घाट्स को क्रॉस करके ईस्टर्न साइड पे जाते हो तो कंपैरेटिवली कम बरसात होती है। वैसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स मध्य प्रदेश या नर्मदा वैली, तब भी बरसात थोड़ी कम हो जाती है। ये मॉनसून या रेनी सीज़न के दौरान ये काफ़ी सारे साइक्लोन्स ये सब भी हिट करते हैं इंडियन टेरिटरी को, चाहे वो अरेबियन सी की तरफ से हो, चाहे बे ऑफ बंगाल की तरफ से हो, चाहे किसी भी तरफ से हो। और ये साइक्लोन्स की वजह से भी बरसात ज़्यादा या कम होती है, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिस एरिया में वो हिट करते हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है और तेज़ हवाएं भी चलती है। तो ये स्टॉर्म जैसा सिचुएशन होता है, और बहुत पानी भी गिरता है इस दौरान। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन बहुत तेज़ होती है, और विंड्स भी बहुत तेज़ी से ब्लो करती है। वो जब सी में होता है तब तो 200-250 या उससे भी हाई स्पीड पे विंड्स होती है, लेकिन जैसे ही वो लैंड पे हिट करता है वैसे ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है लैंड में वैसे वैसे उसकी स्पीड और कम होती जाती है। और इस तरह के 5 या 6 साइक्लोन्स आते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, और वो काफ़ी बरसात लेके आते हैं। इसके अलावा और एक फेनोमेनन होता है कि जब बरसात के दिन होते हैं तो वो बीच बीच में ब्रेक आता है। 5-6 दिन खूब बरसात होएगी और फिर 1-2 दिन या 5-6 दिन बरसात नहीं होएगी। तो ये जो है दिस फेनोमेनन इज़ कॉल्ड रेन ब्रेक। जो विंड्स होती हैं समुद्र से यानी कि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से जो आ रही हैं, वो कभी ज़्यादा मॉइस्चर लेके आती है, कभी कम मॉइस्चर लेके आती है। तो वो सब फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इफ़ेक्ट करते हैं। और फिज़िकल फीचर्स जो हमारे कंट्री के हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेटो, ऐसे सब जो फिज़िकल फीचर्स हैं हमारे अपने कंट्री के, वो भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। रेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। आपको जैसे मैंने बताया था कि मेघालय 7 सिस्टर्स जो है मेघालय, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। उसके अलावा असम वगैरह ये सब एरिया में भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो वहीं अगर आप उसका कंपैरिजन करें कश्मीर में लेह के साथ में या राजस्थान में थार डेजर्ट के सामने, तो वहाँ पे कोई ना के बराबर ही बरसात होती है। कहाँ है 1200 और कहाँ 10 to 20, 10 to 15, 10 to 12 बल्कि पर एनम। तो वो कहाँ
राजा भोग कहाँ गंगू तेली वो वाला हाल हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो बरसात ज़्यादा कम या कहाँ पे बरसात होनी है कहाँ पे नहीं होनी है वो सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। फोर्थ सीज़न जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया हुआ, आईएमडी ने दिया हुआ, वो है रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। ये दौरान में अभी तक क्या हुआ था कि विंड्स जो थी वो सी से नॉर्थ की तरफ चली थी, लेकिन अब जो है प्रेशर जो है धीरे धीरे करके सी में यानी कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में प्रेशर कम हो जा रहा है और बारिश धीरे धीरे करके बंद हो जा रही है, मॉनसूनल विंड्स बंद हो जा रही है। उधर जो सन की जो रेज पड़ रही हैं उसका भी एंगल चेंज हो रहा है। तो वो ये सारी चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का मंथ आ रहा है, एंगल रेज आने लग रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, धीरे धीरे करके एंगल रेज होने लग रही हैं, सन की डायरेक्ट सन रेज नहीं आ रही हैं। तो प्रेशर जो है नॉर्थ में टुवर्ड्स द हिमालयाज प्रेशर हाई हो जाएगा और समुद्र में यानी कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब तरफ इंडियन ओशन की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा और विंड्स जो हैं अब ब्लो करेंगी फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। तो ये कहलाता है वेस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। और ये रिट्रीटिंग मॉनसून जो है ये हिमालय से अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है और ये साथ में अपने मॉइस्चर भी लेके जाता है और थोड़ी बहुत बरसात भी कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड द रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर। साथ में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ड्राई एंड कूल विंड्स जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, स्काई क्लियर होता है और अगेन यहाँ पर क्योंकि पानी कम हो रहा है, मॉइस्चर कम हो रहा है, तो हॉट समर जैसा केस आ जाता है। जो लैंड है वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल हो चुकी हुई है, तो लैंड में काफ़ी मॉइस्चर है। तो जब ये सन रेज थोड़ा एंगल में आती हैं तो यहाँ पर नाइट जो है वो कूल होती है, लेकिन दिन में टेम्परेचर हाई हो जाता है। और ये परप्लेक्सिंग चीज़ होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है, साथ में ह्यूमिडिटी, क्योंकि लैंड में तो पानी है ना, जो अभी तक बारिश हुई है वो लैंड में पानी है, ज़मीन में पानी है। इसको कहते हैं अक्टूबर हीट। और गुजरात में इसको कहा जाता है भांडरवी ताप, भंडारवी ताप। ये भी हम एक मैप देख लेते हैं जिसमें एनुअल रेनफॉल इंडिया में दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेस देन 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं वो सेंटीमीटर में है, तो लेस देन 20 सेंटीमीटर जो है वो वाइट कलर में है। वाइट कलर का पार्ट ये आता है आपका थार डेजर्ट पे और आता है जम्मू कश्मीर के लेह, लद्दाख, ये सब एरियाज़ में वाइट पार्ट आता है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है लेस देन 20 सेंटीमीटर रहता है। अभी हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, वो है सबसे डार्केस्ट ब्लू, जहाँ पे कि अबव 400 सेंटीमीटर्स पानी गिरता है। इसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आप ले लीजिए लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप आइलैंड्स में अबव 400 सेंटीमीटर्स पानी गिरता है और वहीं पर आप दूसरी तरफ ले लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे भी अबव 400 सेंटीमीटर पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, 400 से तो कहीं ज़्यादा गिरता है। फिर आपको हमने बताया था कि आसाम एंड मेघालय ये सब एरियाज़ में, सेवन सिस्टर्स में बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं और हिल्स के साथ में जाके जब ये बे ऑफ बंगाल से जब जाता है मॉनसून और ये यहाँ पे टकराता है तो बहुत हेवी रेनफॉल होती है और यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी बहुत है, तो यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत होती है। चेरापूंजी जहाँ पे 1200 सेंटीमीटर पानी गिरता है, वो सब भी यहीं पर है जहाँ पे कि 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, वो भी इस एरिया में ही पड़ता है। तो ये एरिया में भी काफ़ी हेवी रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट ऐसे एरिया को अगर हम देखें तो वो आता है इधर जाके कोस्टल एरियाज़ में। ये वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स जो हैं, यानी कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच के कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर भी बहुत हैवी रेन होती है, अबव 400 सेंटीमीटर्स। और ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी ईस्टर्न कोस्ट में भी यहाँ पे भी काफ़ी हैवी रेन होती है, अबव 400। उसके बाद में 200 टू 400, ये सब आप कलर्स के अनुसार अपने आप भी देख सकते हो। 200 to 400, 100 to 200, 60 to 100, 40 to 60, 20 to 40, ये सब आप देख सकते हो कि रेनफॉल जो है आप देख रहे हो, जैसे कि सदर्न इंडिया में काफ़ी रेनफॉल हो रही है। जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है सदर्न एरिया में, वो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी सी दूरी के लिए रेनफॉल कम हो रही है। उसके बाद में फिर वापस रेनफॉल बढ़ जाती है। और वैसे ही आप जैसे नॉर्थ में जाते हो तो यहाँ पर रेनफॉल या स्नोफॉल जो है हिमालयाज़ में काफ़ी बढ़ जाती है, एक्सेप्ट फॉर ले रीजन। और फिर यहाँ पे वापस टुवर्ड्स थार डेजर्ट कम होने लग जाती है रेनफॉल। तो ये आप बाकी का ये चार्ट के अनुसार आप देख ही लोगे, मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि मॉनसूनल टाइप का है क्लाइमेट, और साथ में ये काफ़ी इरेगुलर रहता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आ जाता है, कभी कम बरसता है, कभी ज़्यादा बरसता है, कभी कम पानी आता है रेन में, कभी ज़्यादा पानी आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट आ जाता है, और इस तरह से कभी स्टॉर्म आ जाता है उसके दौरान और बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वेरिएशंस रहते हैं, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी रहती है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि हम कहें कि भैया, खासकर हम इस माध्यम से बोल रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे एग्रियन सोसाइटी है इंडिया में, और फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर को ज़रूरत होती है पानी की, इरिगेशन की। तो जो किसान जब चाहता है कि वो अपना सब कुछ रेडी करके, जब चाहता है कि पानी बरसे, तब नहीं बरसता, ये ज़्यादा बरस जाता है, ये कम बरस जाता है। तो इस तरीके से वेरिएशंस रहती हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, ना हमारे कंट्रोल में ना उसकी कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है सिचुएशन। कभी रेन जो है वो बंद हो जाती है, रेन ब्रेक आ जाता है, कभी स्टॉर्म आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, तो एक्सेसिव रेन हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके वजह से रेन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और हम उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं कई बार। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लाइमेट ऑफ द कंट्री जो है वो इफ़ेक्ट करता है फूड, लाइफस्टाइल, घर किस तरह के घर हैं, फूड है किस तरह का, लाइफस्टाइल है किस तरह का, नेचर ऑफ पीपल, एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ क्लाइमेट से इफ़ेक्ट करता है। और इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसूनल क्लाइमेट है, और मानसूनल क्लाइमेट होने की वजह से वो कभी भी आप रेन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगी। और इरिगेशन, कभी बहुत ज़्यादा रेन आ जाएगी ड्यू टू स्टॉर्म, कभी बहुत कम रेन आएगी, कभी रेन ब्रेक हो जाएगा, तो आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो ये सब क्रॉप्स जो हैं वो चाहते हैं पानी, इरिगेशन, और कभी डिले हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है तो भी क्रॉप ख़राब हो जाते हैं, कभी कम पानी गिरता है तो भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। जब आपने सीड लगा के रखा और बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए, मान लीजिए साइक्लोन आ जाए, तो क्या होएगा, आपके क्रॉप्स के ख़राब ही हो जाएंगे ना। या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके साथ में ना सिर्फ आपके क्रॉप ख़राब हो जाते हैं बल्कि सॉइल इरोजन भी हो जाता है, और उसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म क्रॉप प्रोडक्शन जो है ना वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल आपका चला जाता है। और कई बार फ्लड्स में आपके पास फर्टाइल सॉइल आ भी जाता है, और कई बार आपका फर्टाइल सॉइल भी चला जाता है। तो दोनों टाइप की चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। फिर लेबर्स जो हैं वो, जो फार्मिंग लेबर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, वो ड्यूरिंग द रेनी सीज़न ही यहाँ पर मिलते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। बाकी टाइम पे वो सिटीज़ वगैरह में जाके कुछ और काम धंधा ढूंढते हैं एज लेबरर्स वगैरह कुछ भी।
और रेनी सीज़न और ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, तो वो भी रेनी सीज़न में या जब क्रॉप उग के पकते हैं उस टाइम पे उसका सीज़न आता है। जैसे शुगर केन से जूस निकाल के शुगर बनाना, इस तरह की भी सीज़नल इंडस्ट्री रहती है। और भी कई तरह की सीज़नल इंडस्ट्री होती है, जैसे टोमेटो से केचप बनाना या एप्पल से जैम बनाना, तो वो काफ़ी सारी सीज़नल इंडस्ट्री होती है। शुगर केन, टोबैको, ये सारी की सारी चीज़ें, कॉटन की, ये सारी की सारी सीज़नल इंडस्ट्री रहती है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रहती है। और कुछ महीने के लिए यहाँ पर काम होता है, बाकी टाइम पे फिर लेबरर्स शहर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे अपना रोज़गार ढूंढते हैं। और डेज़र्ट में, माउंटेन रीजन में काफ़ी सारी हार्डशिप्स रहती हैं जो लोगों को डायरेक्टली हर रोज़ इफ़ेक्ट करती हैं। मान लीजिए कि कोई जना डेज़र्ट में रह रहा है, थार डेज़र्ट में, तो उसको कितना मुश्किल होएगा अगर उसको पानी ही चाहिए सिर्फ पीने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए भी उसको कितना दूर दूर जाना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई माउंटेनियस एरिया में रह रहा है, लद्दाख, लेह में, तो वहाँ पे भी उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे वो क्लोथिंग की हो, चाहे ऑक्यूपेशन की हो, चाहे फूड की हो। ऐसे बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं। प्रॉब्लम्स तो भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इज़ ग्रेट। यहाँ पर हम आपको और एक डायग्राम दिखा देते हैं और एक मैप दिखा देते हैं, जिसमें ये रेड लाइंस जो हैं ये रिट्रीटिंग मानसून के है। जो शेड्यूल डेट्स होती हैं, नॉर्मल डेट्स होती हैं विड्रॉल की, रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉल की, वो नॉर्मल डेट्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ 35+ ईयर्स जो नॉर्मल डेट्स हैं वो है। और ब्लू लाइंस जो है वो एक्चुअल डेट्स ऑफ विड्रॉल है। ये एक्चुअल डेट्स ऑफ विड्रॉल जो है ये साउथ वेस्टर्ली मानसून का 2022 का जो है वो है। 2023 में अभी तक रिट्रीटिंग मानसून हुआ नहीं है, इसके लिए उसकी डेट्स नहीं है अभी पिछले साल की डेट्स हैं। जो मानसून की डेट्स हमने दी हैं आपको वो इस साल की दी हैं 2023 की, और रिट्रीटिंग मानसून की डेट्स जो है वो लास्ट ईयर की दी है 2022 की। तो ये आप खुद भी देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि टाइम पर हुआ था कि लेट हुआ था। तो ये चीज़ के साथ में हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है आपकी बुक में, जैसे अल्नीनो। अल्नीनो जो है ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड। ये पेरू के पेरुवियन फार्मर्स, पेरुवियन फिशरमैन जो है उन्होंने एड्रेस करते हैं जीसस क्राइस्ट को एज स्मॉल चाइल्ड, तो उन्होंने ये नाम दिया हुआ अल्नीनो। और ये ओरिजिनेट करता है समवेयर अराउंड क्रिसमस टाइम इन पेरू, वेस्ट पेरू में, पैसिफिक कोस्ट में, साउथ अमेरिका में। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ओशनिक कंडीशन के अनुसार इसका फ्लो होता है वेस्टवर्ड। इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया तक भी फील करा जाता है। अल नीनो फिनोमेना जब भी होता है, वो हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है, और जब भी ये होता है उसके वजह से चेंजेस होते हैं और मॉनसून जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, उसमें रेनफॉल इफ़ेक्ट होता है अल नीनो से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कई बार इधर उधर देखते हो न्यूज़पेपर में, टीवी में, लेकिन आपको शायद पता ना हो। तो चलिए अब आपको पता चली गया। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ये भी नाम आपने सुना होगा कई बार। इसमें क्या होता है कि इक्वेटर के ऊपर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं, और वो जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया था ना कि पहले ही, जो सी का सेल होता था, मतलब शिप का जो सेल होता था उसको चलाने के लिए वो फर्ल करके उससे जो एक ट्रेड विंड को पकड़ के वो शिप को मूव करते थे। शिप की एनर्जी विंड एनर्जी से, यानी कि सेल से लेके वो चलती थी। तो वो ट्रेड विंड्स जो चलती थी उसका फ़ायदा उठा के लोग सेल करते थे पुराने ज़माने में, तो वो ट्रेड विंड्स कहलाती थी।
तो ट्रेड विंड्स जो थी वो इक्वेटर के ऊपर कन्वर्ज करके ऊपर की तरफ बढ़ती हैं टुवर्ड्स हायर रीजन्स। तो ये जनरल फिनोमिनन रहता है। लेकिन रफली जुलाई के महीने में ये इंडिया में गंगा के प्लेन्स के ऊपर आ जाती है, यानी कि सेंट्रल इंडिया में आके ये लो प्रेशर एरिया कन्वर्ज कर देती है। और वो लो प्रेशर एरिया जो वहाँ पे जुलाई के मंथ में बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि सी से मॉइस्चर वाली हवाएं अंदर जाती हैं और वो अंदर जाके टुवर्ड्स दे ब्लो टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया ओवर द गंगा प्लेन्स। ये गंगा प्लेन्स जो हैं ये 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे इस जगह पे ये रफली लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से ब्लो करके अंदर की तरफ जाती है विंड्स, और वहाँ पे बरसात वगैरह भी करती है। अब विंटर में जब सेम चीज़ होती है तो ये फर्दर साउथ में होती है। ये रफली समझ लीजिए ना कि अक्टूबर के मंथ में ये सदर्न इंडिया में होती है और लो प्रेशर साउथ की तरफ होता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड्स चलती है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विंटर में अलग हो जाता है। और इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये भी जेट स्ट्रीम जो फॉर्म होती है वेस्ट एशिया में, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करते समय ये इफ़ेक्ट करती है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब कंट्रीज़ में इफ़ेक्ट करती है। और इसके वजह से डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं और ये इवन बांग्लादेश तक इफ़ेक्ट करती है। इंडिया के बीच में ही बांग्लादेश पड़ता है क्योंकि बांग्लादेश के उस तरफ 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, तो बांग्लादेश तक भी इफ़ेक्ट करती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इफ़ेक्ट करती है। और यहाँ इसी की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से जो हाई माउंटेन्स हैं हिमालय में वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, कई जगहों पे बरसात भी होती है, जो रावी क्रॉप के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। ये अनसीजनल रेन भी कहलाती है कई जगह पे, जैसे गुजरात में ये मावडू कहलाती है, मावथू कहलाती है और ये क्रॉप्स को भी डैमेज करती है। कहीं पे ये वरदान साबित होती है और कहीं पे क्रॉप्स को डैमेज करती है। तो इसी के साथ अब हम ये चैप्टर के एंड पे आ गए। चैप्टर तो हमारा पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ टर्म्स थी जो हमने आपके लिए बात के लिए बचा ली थी, तो वो बाकी बची हुई थी और वो भी अब सारी ख़त्म हो गई हैं। तो इसी के साथ वी क्लोज दिस चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक until the next chapter. See you very soon.